हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर्स। दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 11। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इस लेक्चर में हम जो आजकल ट्रेंडिंग है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। वो ट्रेंडिंग बैक्टीरियोफेज तो नहीं है बट वायरस है। ठीक है, तो हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। देखो, अभी तक आपने मेरे साथ जितने भी टाइप के वेक्टर्स पढ़े, दे वर ऑल काइंड ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स। ठीक है, हमने सबके सब अपने बैक्टीरिया में से आइसोलेट किए थे और बैक्टीरिया में ही हम उसको ट्रांसफॉर्म करवा रहे थे। लेकिन आपने ये भी पढ़ा एक्चुअली में मेरे साथ में कि द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज नॉट 100%। वैसे तो 100% आप बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कह सकते, बिकॉज यू नीड नॉट or you never know how that particular organism is going to behave in the in vitro or in vivo conditions when you are going to insert your foreign DNA into the cell। ठीक है, ये बात तो आपको आगे के लिए भी, जब भी आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो ये बात आपको हमेशा ही अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। लेकिन उन प्लाज्मिड्स के कंपैरिजन में या बैक्टीरिया के कंपैरिजन में व्हाट हैपेंस इज वायरस हैज कंपैरेटिवली ग्रेटर एफिशिएंसी to insert or to infect the bacterial cells। प्लाज्मिड्स के कंपैरिजन में, प्लाज्मिड कहां से मिला? बैक्टीरिया के अंदर ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल के कंपैरिजन में these viruses comparatively show greater efficiency to transform within the host cells। And what these bacteriophage are, you know it very well। The virus which have the capability to infect the bacterial cells are nothing but bacteriophage। उन वायरस को आपने एक स्पेशल नाम दे दिया। ठीक है, तो इसी वायरस की कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड देम एज वेक्टर्स so that they can have the greater chances of their desired product through the rDNA technology। इतना तो आई थिंक अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो you can ask then and there itself। You have the comment section open in the or below the channel। ठीक है, तो वहां पर तुरंत से आपके डाउट्स पूछ लीजिए, मैं वहीं पर आंसर कर दूंगी। ठीक, नीड नॉट टू मेंशन योर डाउट सेपरेटली थ्रू व्हाट्सएप और जीमेल। अब देखो, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो समझनी पड़ेंगी वो ये है कि वायरस की इन्फेक्शन मशीनरी क्या होती है। अब ये तो कभी पढ़ा नहीं है ना, वायरस तो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन वायरस इन्फेक्ट कैसे करती है उसकी मशीनरी भी देखो। वायरस की अगर इन्फेक्शियस मशीनरी की बात करें तो दो तरीके से वायरस इन्फेक्ट करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियोफेज, तो उसी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी दो साइकिल? एक है लिटिक साइकिल, दूसरी है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर, बेसिक मैकेनिज्म सेम रहेगा। जो एक बहुत छोटा सा अंतर है वो देखो। लिटिक साइकिल में क्या होता है? वायरस मल्टीप्लाइज इमीडिएटली विद इन दी बैक्टीरियल सेल्स। दोनों के केस में वायरस मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसका क्राइटेरिया है, उसकी प्रॉपर्टी है उसको इन्फेक्ट करना है, वो करेगा। लिटिक साइकिल में इमीडिएट इन्फेक्शन होता है। क्या होगा? वायरस जो है, अच्छा डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है, थ्योरी बहुत हो रही है। देखो जरा, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ओके, दिस इज द बैक्टीरियोफेज। ठीक, अटैचमेंट हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पर ऐसे ही दिखा रही हूं कि अटैचमेंट वाली स्टेज तक पहुंच चुका है। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगी मैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है दैट गोज इनसाइड दिस बैक्टीरियल सेल लाइक दिस। दिस इज द होस्ट या फिर बैक्टीरियल का जो भी डीएनए आरएनए कंटेंट है वो है दिस
bacteriophage, when it sends its DNA or genetic material into the cell, what happens is, अब ये यहां से निकल के यहां पहुंच गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वायरस की जो मशीनरी है वो तुरंत से एक्टिवेट हो जाएगी। इट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, दोस पर्टिकुलर प्रोटीन्स हेल्प्स इन इनकैप्सुलेशन ऑफ द वायरस पार्टिकल्स। और क्या करेगा अल्टीमेटली, इसके बाद ये बहुत सारे ऐसे डीएनए के पार्टिकल्स बना लेगा और बहुत सारे फेजेस में पैक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक डायग्राम in order to make you understand, ठीक। और ये वायरस के पार्टिकल्स जब पैक हो गए तो अल्टीमेटली बाहर आ जाएंगे एंड देन दे आर रेडी फॉर इन्फेक्टिंग अदर सेल्स, ठीक। ये होती है लिटिक साइकिल। इसका मतलब वायरस का पार्टिकल इमीडिएटली अपना डीएनए भेजेगा सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो एक्टिवेट होगा, प्रोटीन्स और जो भी कुछ चाहिए उसकी पैकेजिंग के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए उसको सिंथेसाइज करेगा। उसके बाद बैक्टीरियल सेल को लाइज करके बाहर आ जाएगा इन ऑर्डर टू इन्फेक्ट अदर बैक्टीरियल सेल्स। दिस इज द लिटिक साइकिल, दैट इज इमीडिएट साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, क्राइटेरिया सेम है। देखो जरा फिर से डायग्राम, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, this is the phage that has got attached, this is the bacterial DNA, right? ये रहा बैक्टीरिया का डीएनए, फेज का डीएनए। अब ये फेज का डीएनए अंदर जाके क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट करेगा। यहाँ पर इमीडिएट सिंथेसिस हो रही थी, इमीडिएट लिसिस हो गया था बैक्टीरियल सेल का, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। दिस डीएनए, this viral DNA gets integrated into the host chromosome and it divide along with the bacterial chromosome। जैसे जैसे बैक्टीरिया का क्रोमोसोम डिवाइड करेगा, वायरस का डीएनए भी डिवाइड करेगा। उसके बाद under certain conditions, when conditions become prevalent, what happens is this bacterial viral DNA again behave just like the lytic cycle। शुरुआत में वैसा नहीं होगा, कुछ conditions इस dormant phase को trigger करेंगे in order to synthesize all those particular things required for processing of this bacteriophage and then it leads to the lysis of the bacteria। इसका मतलब यहाँ immediate हुआ, यहाँ थोड़ा slow हुआ। तो ये वाले जो phase होते हैं जो lytic cycle show करते हैं, those phases are known as what? They are known as virulent phase, ठीक, क्योंकि इमीडिएट लिसिस हो गई। लाइसोजेनिक साइकिल जो डिस्प्ले करते हैं बैक्टीरियोफेज, दोज आर नोन एज टेम्परेट फेज, ठीक। ये होता है दोनों में डिफरेंस। और ये होती है दो तरीके की मशीनरी जिसके थ्रू वायरस जो है वो इन्फेक्ट करना चालू करेगा हमारे बैक्टीरिया के सेल्स को। अब देखो कैसे वायरस, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनको रिसर्चर्स ने एक्सप्लॉइट किया है इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया इसका मतलब आप लोगों ने वीडियो बीच बीच में स्किप करी है कि मैम एक ही लाइन बार बार 2, 3, 4 बार बोलती रहती है, छोड़ो आगे बढ़ो, है ना। अगर ऐसा करोगे तो आप ही नुकसान में रहोगे। एग्जाम्स या जो भी कुछ है वो आपको देना है, मेरा हो चुका, ठीक। तो यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू नाउ। तो चलो देखते हैं दो जो वेक्टर्स हैं उसमें से एक वेक्टर जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम, दैट इज फेज लैम्डा। लैम्डा फेज भी बोलते हो, इस लैम्डा की जगह LAMDA भी लिख सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंबल यूज किया, यूजुअली आप सिंबल्स ही यूज करेंगे आपके हायर स्टडीज है, इसीलिए अभी से उसकी प्रैक्टिस बनाइए। अब देखो कुछ जनरल चीजें इस लैम्डा फेज के बारे में। बिफोर वी मूव ऑन हाउ इट इज यूज एज वेक्टर, यू मस्ट नो व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, या फिर किसको एक्सप्लॉइट करके आप इसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। तो दिस लैम्डा फेज इज अ टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज क्या होती है अभी तक आपको पता है। देन इट हैज लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल और अप्रॉक्सीमेट जो साइज होता है इसका दैट इज 48 kb। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लैम्डा फेज के बारे में। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लीनियर है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलावा
देखो लीनियर है तो इसके जो एंड्स हैं वहां पर, अब ये बात ध्यान से सुनेंगे आप क्योंकि उसी को यूज करके ये एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साइड में दो छोटी छोटी स्ट्रेचेस रहती हैं ऑफ 12 न्यूक्लियोटाइड्स वेयर दिस डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब इमेजिन कीजिए पूरा का पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, यहां पर कुछ स्ट्रेच है, कुछ मतलब छोटा सा स्ट्रेच है 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग का जो कि सिंगल है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए बिहेव्स एज स्टिकी एंड्स और यू कैन से एज कोहेसिव एंड्स, या फिर उसका एक छोटू सा नाम दिया गया है जिसको आप आगे जाके बहुत यूज करेंगे, दैट इज द कॉस साइट। ठीक है, इस साइड को, ये जो सिंगल स्ट्रेच है डीएनए का, इसको हम बोलते हैं कॉस साइट्स। दिस कॉस साइट play a very important role while you are using this temperate phase as a vector. How? एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो सिंगल स्टिकी एंड्स हैं, हमने लास्ट क्लास में तो नहीं, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको दो तरीके के एंड्स बताए थे, स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स। ऑफ दीज टू, स्टिकी एंड्स हैव a preferable or are preferable to be used during the cloning experiment. Why? Because they allow the binding of the DNA of foreign DNA with the vector or whatever it is. The same purpose is solved by these cos sites. Cos sites allow the linear DNA molecule to be circularized in a correct orientation while you are using it as a cloning vector. ये तो हो गई उसकी पहली इंपॉर्टेंट जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी if at all you are clear with your basics and you apply थोड़ा सा कॉमन सेंस। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट जो फीचर या दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो ये कॉस साइट्स प्ले करते हैं, दैट इज दे एक्ट एज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये जो 12 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच है दैट इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट एक्ट्स एज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस ड्यूरिंग क्लोनिंग फॉर द लैम्डा फेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेम्परेट फेज। अब इसका जो डीएनए का साइज है, ये जेनेटिक मटेरियल का साइज है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 48 kb। तो इस 48 kb में व्हाट यू हैव सर्टेन पोर्शन दैट इज नॉन एसेंशियल फॉर द वायरल मशीनरी, वायरल इन्फेक्शन मशीनरी के लिए इस 48 kb में से कुछ ऐसे जीन्स हैं जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पर लैम्डा फेज डीएनए को एज वेक्टर यूज करने वाले हैं, मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर जाए और जो हमने डीएनए या जो भी पोर्शन आपने फॉरेन डीएनए का उसमें इंसर्ट किया है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर डाले। उसका पर्पस बैक्टीरिया के अंदर डिसीज कॉज करने का नहीं है। तो अल्टीमेटली कुछ जेनेटिक रीजन उसके हमारे लिए नॉन एसेंशियल बन जाते हैं। जब उनकी ज़रूरत नहीं है तब उस नॉन एसेंशियल रीजन को यूज़ करके हम अपना फॉरेन डीएनए वहाँ पर डालकर उसको एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं और इसी को एक्सप्लॉइट करके यू मेक 2 types of vectors out of this phase lambda। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो जो बीच बीच में मैं चीज़ें बोल के चली जाती हूँ वो आप छोड़ देंगे, और अगर आप छोड़ देंगे तो आगे जाकर जब हम इन सारी वेक्टर्स का हाइब्रिड डिस्कस करेंगे तब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उस नॉन एसेंशियल रीजन को यूज करके यू मेक 2 वेक्टर्स। व्हाट आर दोज 2 वेक्टर्स? दोज आर दी इंसर्शन वेक्टर्स और रिप्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल है, अगर नाम समझ में आ जाएगा तो उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। इंसर्शन वेक्टर का मतलब हम अपने फॉरेन डीएनए को उसमें इंसर्ट कराएंगे और फिर उसको एज अ वेक्टर यूज करेंगे, एज सिंपल एज दैट। रिप्लेसमेंट वेक्टर का मतलब इस नॉन एसेंशियल रीजन को हम पूरा का पूरा रिप्लेस कर देंगे अपने फॉरेन डीएनए से और फिर उसको एज अ वेक्टर यूज करेंगे। दीज आर द 2 types of vectors that are made out of these लैम्डा फेज, जो भी वायरस आप बोल सकते हैं। वैसे फेज लगा दिया तो स्पेशली वायरस टर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी इंपोर्टेड थ्रू दिस बैक्टीरियोफेज वेक्टर। तो उसकी जो अपर लिमिट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 23 kb। देखो 48 kb का उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल था, उसमें से कुछ रीजन्स को निकाल के हमने अपना डीएनए डाला जो हमको चाहिए था इंसर्ट कराने के लिए वेक्टर में, और उसकी रेंज क्या है 23 kb। रिप्लेसमेंट वेक्टर में ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वी कैन ऐड एज कंपेयर टू दिस इंसर्शन वेक्टर्स। अपर लिमिट ध्यान कर लीजिए, बाकी का जो डिटेल्स है वो आप आपके हायर स्टडीज में जाकर पढ़ेंगे, अभी उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वन बैक्टीरियोफेज वेक्टर दैट इज लैम्डा फेज। जो दूसरा वेक्टर है M13 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट उसकी अलग मैकेनिज्म है, उसको समझने में आपको टाइम लगेगा। इसी लेक्चर में बताऊंगी तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है, ठीक। तो we will meet again in our next lecture with yet another type of bacteriophage vector that is M13, ठीक है। Till then, have a good day, take care, study hard, enjoy while you are learning, because ये वो टाइम है जब आप अच्छे से enjoy कर सकते हैं। You don't have any pressure upon you, right? I think so. जितना पहले हुआ करता था उतना अब नहीं है, तो आप अगर एंजॉय करके इन सब चीज़ों को पढ़ना चालू करेंगे तो आगे जाकर आपको ही फायदा मिलेगा, राइट। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।